दोस्तों, अपने चैनल में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि यूरोप में यूक्रेन और रशिया के बीच एक लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई अब काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और रशिया ने यूक्रेन के तमाम मेजर सिटीज़ पर कब्ज़ा कर लिया है। रशिया यूक्रेन पर मुसलसल हमले किए जा रहा है और यूक्रेन की फ़ौज भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो कर रही है। दोस्तों, इस लड़ाई में अब तक हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है। ये लड़ाई क्यों और कैसे शुरू हुई और इसकी वजूहात क्या है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को समझने के लिए आपको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। अगर हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो 1922 में ट्रांस कॉकेशियन डेमोक्रेटिक फेडरेशन, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत यूनियन को ज्वाइन किया। उस टाइम पे सोवियत यूनियन एक बहुत ही पावरफुल यूनियन बनने जा रहा था और रशिया इस यूनियन को लीड कर रहा था और रशिया इस यूनियन का सबसे पावरफुल मुल्क भी था। दोस्तों, इसका रकबा 22.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर था। इसके बाद जॉर्जिया ने भी इस यूनियन को ज्वाइन कर लिया। एक तरफ सोवियत यूनियन यानी यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जबकि दूसरी तरफ नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का क़याम होता है 1949 में। नेटो वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक ब्लॉक था, जबकि सोवियत यूनियन ईस्टर्न कंट्रीज़ का एक ब्लॉक था। नेटो के बारे में आपको बताते चले कि नेटो में सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स थी और साथ में इसके एलाइज थे, जबकि सोवियत यूनियन में सबसे पावरफुल कंट्रीज़ रशिया थी और साथ में इसके इत्तेहादी यानी एलाइज थे। दोस्तों, नेटो को सोवियत यूनियन के मुकाबले में बनाया गया था क्योंकि सोवियत यूनियन एक बहुत ही पावरफुल ब्लॉक बनने जा रहा था। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा कि कहीं सोवियत यूनियन इनके लिए ख़तरा ना बन जाए, तो इन्होंने नेटो बनाई। 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है और 15 मुख्तलिफ मुल्कों में तकसीम हो जाता है, जबकि नेटो मज़ीद मजबूत होता है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद नेटो के हिस्से में वो जगह भी आ जाती हैं जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा होती थी। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना, बल्गेरिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, ये तमाम वो ममालिक हैं जो कभी सोवियत यूनियन के साथ होते थे, लेकिन बाद में इन्होंने नेटो को ज्वाइन किया। इस तरह से नेटो का ये इत्तेहाद मज़ीद मजबूत होता जा रहा था। इसके बाद यूक्रेन, जॉर्जिया और बेलारूस की अगर बात करें तो यूक्रेन और जॉर्जिया पहले से ही नेटो में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बेलारूस की हिमायत ज़्यादातर रूस के साथ थी और अब भी है। यूक्रेन ने जब भी नेटो को ज्वाइन करने में दिलचस्पी दिखाई तो रशिया ने इसकी मुखालफत की। रशिया कभी भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। इसकी वजह यह है कि रकबे के लिहाज से यूक्रेन यूरोप में रशिया के बाद दूसरा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से ये 8वें नंबर पर है। रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेटो के ज़ेरे असर आ जाए और नेटो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के करीब आ जाए। अगर बात की जाए यूक्रेन के डिफेंस की, तो यूक्रेन के पास मैन पावर के लिहाज से दुनिया की तीसरी बड़ी आर्मी तो मौजूद है, लेकिन डिफेंस रैंकिंग में ये 25वें नंबर पर है। एक कमज़ोर फ़ौज के होने की वजह से ये अकेले रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ज़्यादातर यूक्रेन का डिफेंस नेटो पर ही रिलाई करेगा, इसीलिए यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करने में ख़ासी दिलचस्पी रखता है। दोस्तों, यूक्रेन आज तक नेटो का मेंबर नहीं बन सका। इसके पीछे भी एक बहुत अहम वजह है। नेटो के आर्टिकल 5 में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि किसी एक नेटो मुल्क पर हमला ऐसा है जैसे पूरे नेटो ममालिक पर हमला हो। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाता है तो उसके रशिया के साथ इख्तलाफात और लड़ाइयों की वजह से बाकी तमाम नेटो ममालिक को भी रशिया के अगेंस्ट जाना होगा। इसीलिए नेटो ख़ुद भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए। नेटो कंट्रीज़ ने यूक्रेन के साथ कई दफ़ा वादे भी किए कि वो नेटो को ज्वाइन करने में यूक्रेन का साथ देंगे, लेकिन इनमें से कोई एक भी वादा कभी पूरा ना हुआ।
दोस्तों, यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन 2013 में यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ मज़ीद ताल्लुकात ना बढ़ाने का और उनके साथ कोई तजारत ना करने का फ़ैसला किया, और इसके बदले में उन्होंने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का फ़ैसला किया। ये बात उन्होंने एक स्पीच में की। इस स्पीच के बाद हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो गए थे और विक्टर यानुकोविच के अगेंस्ट बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे, और फिर ये एहतजाज एक मुल्क गिर एहतजाज बन गया। विक्टर यानुकोविच पहले से ही प्रो रशियन थे और उनकी हिमायत ज़्यादातर रशिया के साथ थी, इसी वजह से इन्होंने ये फ़ैसला किया। लेकिन यूक्रेन की आवाम को ये फ़ैसला कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। आखिरकार विक्टर यानुकोविच को सदर का ओहदा छोड़ना पड़ा और वो मुल्क से फ़रार हो गए, और बाद में उन्हें रशिया में पनाह मिल गई। विक्टर यानुकोविच रशिया के हिमायती थे और उनको ओहदे से हटाने के बाद रशिया को लगा कि अब यूक्रेन पर उनका कंट्रोल कम हो गया है। इसके बाद रशिया ने क्रिमियन पेनिनसुला में अपनी फ़ौज भेजी और इस पर कब्ज़ा कर लिया। क्रिमियन पेनिनसुला पर हमले के बाद नेटो और यूरोपीय यूनियन ममालिक ने रशिया की इस हरकत पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इसी साल ही रशिया ने यूक्रेन के 2 जगहों डोनेट्स्क और लुहांस पर बागियों की मदद से हमला करवाया। यूक्रेन ने इन बागियों को असला सप्लाई किया और इन्हीं बागियों की मदद से यूक्रेन को मज़ीद डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। नवंबर 2021 में कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आती हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस में रशिया यूक्रेन के बॉर्डर के करीब रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स वाज़े तौर पर दिखाई देती हैं। यूक्रेन के बॉर्डर के करीब रशियन मिलिट्री के होने का मतलब यही है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करना चाहता था। यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और प्रेसिडेंट पुतिन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। पुतिन ने पहले यूरोपीय यूनियन और नेटो ममालिक के इस इल्ज़ाम को रद्द किया और ऐसा जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो यूक्रेन पर हमला करेंगे। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद पुतिन ने नेटो ममालिक के सामने अपना सबसे बड़ा मुतालबा रख दिया। पुतिन का मुतालबा ये था कि नेटो ममालिक अपना बॉर्डर वापस उसी जगह ले जाएं जहां वो 1997 में था। पुतिन की ये डिमांड रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने डोनेट्स्क और लुहांस के ज़रिए अपनी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल कर दी। अब रशिया यूक्रेन के ख़िलाफ़ एक फुल स्केल वार की तरफ जा रहा था। इस हरकत की वजह से नेटो और यूरोपीय यूनियन ममालिक ने रशिया पर सख्त तरीन सैंक्शंस लगाए और रशिया को कई पाबंदियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में कहा कि यूक्रेन की आवाम रशिया का भरपूर मुकाबला करेगी और यूक्रेनियन फ़ौज कभी भी हथियार नहीं डालेगी। ये जंग 2014 से ही शुरू हो चुकी थी और 2014 से अब तक इस जंग के नतीजे में 14,000 लोगों की जानें गई और तकरीबन 2 मिलियन लोगों को नकल मकानी करना पड़ी। रशिया यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों का कंट्रोल हासिल कर चुका है और रशियन आर्मी अब बड़ी तादाद में यूक्रेन में मौजूद है। ये जंग किस हद तक जा सकती है और इससे बाकी ममालिक को कितना नुकसान हो सकता है, ये बात आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।